जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10वीं अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर। ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से, साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो यह संयोजन अपक्रिया है। संयोजन अपक्रिया मतलब इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन का अपोजिट होता है वियोजन। तो वियोजन अपक्रिया को कैसे हम परिभाषित करेंगे? वह अपक्रिया जिसमें एकल पदार्थ वियोजित होकर अर्थात टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है या दो या दो से अधिक उत्पाद देता है, इसे हम कहेंगे वियोजन अपक्रिया। अगला प्रश्न, वह अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं उपचयन अपक्रिया। उपचयन अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, दोनों चीजें हो सकती हैं इसमें। ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, उसे कहेंगे हम उपचयन अभिक्रिया। इसी का जस्ट अपोजिट होता है अपचयन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे कहते हैं अपचयन। अब इसे ट्रिक से समझने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि उपचयन में उप शब्द है, उप को हम कहेंगे उपस्थित, अर्थात यदि ऑक्सीजन उपस्थित है या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उसे हम कहेंगे अपचयन, और यदि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसे हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। ये दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो उस अभिक्रिया, यह अभिक्रिया जो है उसमें एक अभिकारक उपचयित होगा और दूसरा अपचयित होगा, मतलब इसमें दोनों अभिक्रियाएं होंगी, उपचयन अभिक्रिया भी होगी और अपचयन अभिक्रिया भी होगी। तब हम कहेंगे इसे रेडॉक्स अभिक्रिया। एक उपचयित होगा और दूसरा अपचयित होगा। अगला प्रश्न, वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या कहेंगे हम? तो यह है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। शोषी अर्थात अवशोषित करने की प्रक्रिया जो है इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी क्या है? इसका जस्ट अपोजिट, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्माशोषी में क्या होता है? अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा या ऊर्जा अवशोषित होती है। अगला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिक जिन्हें समीकरण में बाएं तरफ लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है अभिकारक। अभिकारक मिलते हैं और क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। ये दाएं तरफ लिखा जाता है। उत्पाद कहाँ लिखा जाता है? दाएं तरफ। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के मिलने से किसका निर्माण होता है? उत्पाद का निर्माण होता है। जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनमें आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, अभिकारक मिलते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। कोई भी परिभाषा आ जाए तो आप सिर्फ इन दो शब्दों को यदि याद कर लिए हैं तो परिभाषित बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। अभिकारक मिलेंगे और उत्पाद बनाएंगे। संयोजन में क्या होगा? अभिकारक मिलेंगे और एकल उत्पाद बनेगा। वियोजन में क्या होगा? जो अभिकारक होगा वो टूटेगा और उत्पाद बनाएगा। इसके अलावा ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी में भी अभिकारक मिलेंगे और उत्पाद बनेगा, साथ ही साथ ऊष्मा अवशोषित होगी या ऊष्मा बाहर निकाली जाएगी। तो आपको क्या करना है? मुख्य रूप से दो शब्दों को याद कर लेना है, अभिकारक और उत्पाद। और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें अभिकारक मिलते हैं और उत्पाद का निर्माण होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा जो भी आपसे परिभाषित करने के लिए जिस भी अभिक्रिया के बारे में पूछा जाए तो उसमें उसके अनुसार और कुछ अन्य शब्दों को भी आपको जोड़ देना है। अगला देखें, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? अब देखिए, चूना जो है उसके तीन प्रकार हम यहां पढ़ेंगे, तीन रूप कह सकते हैं आप, कि एक तो होता है बिना बुझा हुआ चूना,
एक होता है चूना पत्थर और एक होता है बुझा हुआ चूना। तो सबसे पहले नंबर पे आता है चूना पत्थर। चूना पत्थर अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट, चाहे संगमरमर हो या चूना पत्थर हो, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका सूत्र होता है CaCO3। फिर चूना पत्थर से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका सूत्र होता है CaO। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे है बुझा हुआ चूना। जब इसकी अभिक्रिया बिना बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब पानी के साथ जल के साथ होती है, तब बनता है बुझा हुआ चूना, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका सूत्र है CaOH का ट्वाइस। ये इसका सूत्र है। तो यहाँ तीन चीजें याद रखिएगा। सबसे पहले चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चूना, और उसके बाद जब उसकी जल के साथ क्रिया होती है तो हम उसे कहते हैं बुझा हुआ चूना और उसका सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी में एक प्रश्न पूछता है, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया किस यौगिक से होने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना। तो किसके साथ अब क्रिया होती है? जल के साथ। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है आपके एग्जाम में कि दीवार की सफेदी के लिए किसी यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी जल के साथ क्रिया होती है तो क्या बनता है? इस तरह से एक सवाल है, तो आप यहाँ उस चीज को ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसका उपयोग दीवालों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, श्वसन एवं अम्ल का तनुकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन और अम्ल का तनुकरण दोनों ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इनमें ऊष्मा निकलती है। अब चलिए बात कर लेते हैं दूसरी अभिक्रियाओं की। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। नाम में ही है प्रकाशीय, और वियोजन का मतलब होता है तोड़ना। अब टूटेगा क्या? निश्चित है अभिकारक टूटेगा, बनेगा उत्पाद। तो जब अभिकारक टूटे और उत्पाद का निर्माण करे और उस वक्त जब प्रकाश हो, उसे हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन अर्थात ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अभिकारकों को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऊष्मा की आवश्यकता होगी। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अगला प्रश्न, वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। नाम ही है विस्थापन, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसी तरह द्विविस्थापन है, लेकिन द्विविस्थापन में क्या होता है? इनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न, धातुओं का अम्ल आर्द्रता की वजह से धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। धातुएं जो होती हैं अम्ल, वायु, आर्द्रता आदि की वजह से धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम संक्षारण। और संक्षारण से बचाव के लिए इनमें विविध प्रकार के कार्य किए जाते हैं। लोहे का जंग से बचाने के लिए, जैसे संक्षारण का एक उदाहरण है लोहे में जंग लगना। और एक प्रश्न भी आता है कि संक्षारण से बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए, या लोहे में पेंट क्यों किया जाता है, तो ये सब कुछ संक्षारण से ही संबंधित है। अगला प्रश्न, उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण के कारण तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री में अप्रिय गंध व स्वाद उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। मतलब इसमें मुख्य शब्द है उपचयन या ऑक्सीकरण। तेल एवं वसा युक्त जो पदार्थ है उनका ऑक्सीकरण हो जाता है या उपचयन हो जाता है, जिसकी वजह से उनका गंध और स्वाद बदल जाता है, इसे कहते हैं हम विकृत गंधिता। और विकृत गंधिता को रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लौह चूर्ण पर यदि हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, साथ ही साथ आयरन क्लोराइड बनता है। लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है?
तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। किसकी परत चढ़ाएंगे हम? जिंक की परत चढ़ाएंगे तो इसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनिक। अगला, किस पदार्थ का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe। यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। यहां एल्यूमिनियम ने किसको विस्थापित कर दिया? आयरन को विस्थापित कर दिया। तो यह क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनकी तैयारी करें, इसे बार बार सुने, और जब आप इसे सुनेंगे तो आपके जो क्वेश्चन है वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे हमेशा के लिए।